स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका वेटेज कंपटीशन एग्ज़ाम में रहा है हमेशा से। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जेई, नीट और जो नया एग्ज़ाम होने वाला है CUET, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता था पहले, इंडिविजुअल होता था, अब एक साथ हो गया, उसमें भी इसका वेटेज रहेगा ही रहेगा। तो इस चैप्टर को समझना बड़े हमें डीपली है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहली बात, जैसा हमारे चैनल का नाम है लास्ट टाइम फाइट, तो हम भाई जो पढ़ाने का मेरा वे रहेगा वो लास्ट मोमेंट वाला रहेगा कि लास्ट मोमेंट में हम क्या क्या टॉपिक पढ़े कि हमारा ये चैप्टर कवर हो जाए और हम कंपटीशन के क्वेश्चन लगा लें। तो मैं उस पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत हेल्प मिले लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन है उसके ऊपर। ये बात समझना है। अब ऐसे समझिए, आपने बचपन में एक काम किया होगा, भाई बाल में कंघी रगड़ी होगी, ऐसे आप कंघी को रब करिए, या कोई भी ये मार्कर मैं कर रहा हूँ और इसको कागज़ से छोटे छोटे टुकड़ों को अगर पास ले जाऊँगा तो ये टुकड़ों को उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका रीज़न क्या है, चार्ज। इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, जो क्या कर रहा है, कागज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे आपने रियल लाइफ में बहुत एग्जांपल देखे होंगे, बहुत चीज़ें फील की होंगी। तो वो चार्ज जो है, उस चार्ज को हमें समझना है। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि अब मैंने जब इसको रब किया, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। मेरे बाल से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए या इसके इलेक्ट्रॉन मेरे बाल पे आ गए, दोनों दो केस हो रहे हैं। तो जब मैंने इसको अपने सर पे रब किया तो इस पे इलेक्ट्रॉन आया या इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, दो केस होता है, याद रखिएगा हमेशा। अगर आप अपने दोनों हाथ को रब करते हैं तो ऐसा नहीं इसी हाथ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या आ रहा है, तो इसमें भी तो हो रहा है। कांटेक्ट में बॉडी है तो ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो वो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है ये जानने के लिए जो फार्मूला निकला, उस फार्मूले को आपने पढ़ा है। बेसिक फार्मूला था Q बराबर NE, जहाँ पे Q क्या आता है, Q क्या है, Q में क्या बताता है, नंबर ऑफ कितना चार्ज है वहाँ उपलब्ध है। दूसरा क्या बता रहा है, N क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या बताता है, चार्ज। और E क्या बताता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, Q बराबर NE। अब देखिए ये जो मैंने फार्मूला बताया, इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लाइन से मैं अभी जितने भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसका एक वीडियो जस्ट इसके बाद आपको दिखा दिया जाएगा। आप अभी ये जान लीजिए, किसी भी कंडक्टर में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने चार्ज है उस पर, ये जानने के लिए फार्मूला यूज़ होता है। अब जैसे मैंने मान लीजिए चार्ज जानने के लिए Q बराबर NE है, अब मुझे जाना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो N बराबर Q/E। इस केस में कुछ कंडीशन है, याद रखिएगा। जब भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलेगा वो A/B के फॉर्म में नहीं आएगा। मतलब जब भी किसी का नंबर निकालेंगे, जैसे नंबर, यहाँ नंबर का मतलब है काउंट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शन वे में अगर कोई वैल्यू आ रही है N की तो वो पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा सेकंड चीज़ इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कूलाम जी का लॉ, कूलाम्स थ्योरम। कूलाम्स थ्योरम क्या कहा, कूलाम जी ने क्या कहा था भाई, कूलाम जी ने कहा था कि अगर किसी दो चार्ज के बीच, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, ये नहीं बोला कि दो निगेटिव दो पॉजिटिव चार्ज के बीच, उन्होंने ऐसा बताया कि या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या वो निगेटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, निगेटिव होगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, अगर निगेटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दो चार्ज के बीच उन्होंने ये फार्मूला इस्टेब्लिश किया था। Q से Q तक की डिस्टेंस मान लिया उन्होंने R, ठीक है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं इनके बीच की डिस्टेंस R है। एक चार्ज पार्टिकल Q है, एक चार्ज पार्टिकल Q1 Q2। तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है
दोनों चार्ज के मल्टीपल पे, इक्वेशन नंबर 1। और फोर्स इनवर्सली डिपेंड करता है 1/r² के, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जब आप एक करेंगे तो क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन r²। और जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे आता है K, जो Q1 Q2 अपॉन r² होता है। और K यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसकी एक वैल्यू होती है K बराबर 1/4πε0। ये इसकी वैल्यू होती है। और इस K की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है, जहाँ पे ε0 क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी एक वैल्यू होती है। और देखा जाए इस कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होती है, जो कितनी होती है, K की वैल्यू होती है जो 9 × 10⁹ इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मतलब इसकी वैल्यू 1/4πε0 की जो होल वैल्यू होती है, जिसे हम K से रिप्लेस करते हैं, या उसको हम 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसकी वैल्यू लिखी जाती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोग आई थिंक वही बच्चे होंगे जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन जो आता है, सबसे पहला चीज़ आता है ε0 का वैल्यू ऑफ ε0। जो हमें जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं नीट में इतने बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पहला यही क्वेश्चन आता है कि ε0 की वैल्यू बताइए, ε0 का डायमेंशन बताइए, ε0 की यूनिट बताइए। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं ये छोटे से कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे ε0 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाला जाएगा, 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 होता है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें = ये K के इक्वलेंट है, K बराबर होता है ना 1/4πε0। ठीक है, अभी हमने K की जो वैल्यू देखी है, ε0 को इधर पहले इधर लाइए, ये हो जाएगा 1/4πK। और K की जो हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है वो क्या की थी, K की 9 × 10⁹ होता है, पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है K। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4π 9 × 10⁹, 4 × 3.14, पाई की वैल्यू क्या रखे हैं 3.14। और टोटल को सॉल्व करने पे क्या आएगा 8.854 × 10⁻12। ये चीज़ें आ गई। अब हमें इसकी क्या लिखनी है, यूनिट लिखनी है। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब हमने इसकी यूनिट कैसे लिखी, यूनिट लिखने का तरीका यहाँ पे समझिए। हमने इसकी यूनिट कैसे लिखी है, F बराबर 1/4πε0 होता है, Q1 Q2 अपॉन r² होता है। ε0 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एप्सिलॉन इधर आ जाएगा 1/4π Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4π कांस्टेंट है जिसकी तो डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है। अब यूनिट लिखेंगे एप्सिलॉन = Q1 Q2 क्या होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे होगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब इसकी हम जब यूनिट लिखेंगे Q1 Q2, कूलम्ब से कूलम्ब स्क्वायर हो गया अपॉन F फोर्स में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका यूनिट लिखने का तरीका। समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने गलत लिख दिया। ये बेसिक चीज़ था। अब इसमें क्या करेंगे, इसके हम डायमेंशन लिखेंगे। इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, देखिए डायमेंशन लिखने का भी तरीका होता है। ε0 की डायमेंशन तो भाई कई बार पूछा गया है, बहुत बेसिक चीज़ होता है डायमेंशन लिखना।
एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या थी? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले कूलाम की डायमेंशन लिखेंगे। कूलाम की डायमेंशन होती है 80 कूलाम, एक कूलाम बराबर उसकी डायमेंशन होती है 80। अब ये 80 कहाँ से आया, पहले ये भी समझो। I बराबर होता है फार्मूला Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर क्या होगा? I/T। Q क्या है? कूलाम है। अब डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो हमारे पास करंट और टाइम है। करंट का जो सिंबल होता है डायमेंशन में वो होता है उसकी यूनिट के आधार पर, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। तो एम्पियर के लिए A और टाइम के लिए T। तो यहाँ से निकला Q की डायमेंशन कूलाम, मतलब चार्ज की डायमेंशन, मतलब Q है जिसका यूनिट चार्ज है, उसकी डायमेंशन 80 है। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ से निकला हमारा 80। सबसे पहले चार्ज की जो डायमेंशन होती है 80 होती है। न्यूटन mL/T-2 होती है। मीटर मतलब L स्क्वायर होता है। मीटर मतलब L होता है, सॉरी यहाँ पे L स्क्वायर मैंने देख के लिख दिया। अब यहाँ पे पुट करिए AT का होल स्क्वायर mL/T-2 मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। सॉल्व करिए, A का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन mL/T-2 और यहाँ पे क्या हो गया? L का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, L का स्क्वायर और यहाँ पे L, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे L³ हो गया। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? A का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन mL³T-2। चलिए, अब इन सब सारी वैल्यू को ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, डाउन वाली को जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगी, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो जो पॉजिटिव जिसकी पावर है वो निगेटिव हो जाएगा और जिसकी निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चलिए, यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? m की पावर -1, L³ ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, T स्क्वायर ऊपर जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा और T स्क्वायर क्या हो जाएगा? T की पावर 4 और A स्क्वायर बचा तो A स्क्वायर। ये हो गया हमारी डायमेंशन। कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा A स्क्वायर m-1 L-3 T-4, दोनों सेम है। ठीक है, ये हो गई हमारी डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की। तो समझ गए आप इसको? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायमेंशन लिखना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, बेसिक फार्मूला याद है आपको, उसकी यूनिट याद है, तो आप डायमेंशन बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कूलाम्स लॉ। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक्स उसको आगे पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन इसके लगवाऊँगा। धन्यवाद।